प्रतीकात्मक मुद्रा, टोकन करेंसी। अब इसी की बात हम लोग करेंगे, क्योंकि ये सारी बातें जो है हम लोगों को इस अध्याय में करनी है, सुल्तान ऑफ दिल्ली वाले अध्याय में करनी है। क्योंकि अभी जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं वो हम लोग बात कर रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक का, यानी कि तुगलक डायनेस्टी की बात हो रही है। और पिछली कक्षा में हम लोगों ने इस डायनेस्टी को देखा था। इस डायनेस्टी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे यह स्थापित होता है और कैसे यह आगे बढ़ता है। फिर हम लोगों ने देखा था ट्रांसफर ऑफ कैपिटल का एक कंसेप्ट, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आता है। उसी शासनकाल में एक और कंसेप्ट आता है, एक और धारणा आती है, एक और नीति आती है, एक और पॉलिसी आता है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी। वर्ष 1330 में आता है, क्योंकि इसका जो शासनकाल होता है वो 1324 से 1351 के बीच में होता है। तो 1330 वाले इस टोकन करेंसी की अब बात करते हैं, प्रतीकात्मक मुद्रा की बात करते हैं। क्योंकि पहला जो था ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, ये हम लोगों ने पिछली कक्षा में देख लिया था। अब आगे बढ़ते हैं। टोकन करेंसी, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन रूलर हु इंट्रोड्यूस टोकन करेंसी। यह पहला भारतीय शासक था जिसने टोकन करेंसी यानी कि प्रतीकात्मक मुद्रा की शुरुआत की। इट वॉज ऑलरेडी इन यूज इन चाइना, यह पहले से ही चाइना में, उस समय के चाइना में, उसमें चाइना कोई देश तो था नहीं, लेकिन पहले से चाइना में एक यह चलन में था। He introduced brass and copper coin backed by silver and gold coin in the treasury. उसने ब्रास और कॉपर कॉइन यानी कि ब्रास और कॉपर से बने हुए सिक्के, जो कि सिल्वर और गोल्ड यानी कि चांदी और सोने, इन सारे चीजों की परत भी लगी हुई होती थी बैक में, उन सारे चीजों को वो बनवाता था और वो अपने खजाने में रखता था। बट ही कुड नॉट चेक, ये द नहीं है, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, but he could not check the large scale forgery of the bronze and copper coin. अब वो क्या करता था, वो ब्रॉन्ज और कॉपर का सिक्का बनवाता था, अलग अलग धातु का वो सिक्का बनवाता था। यानी कि सिक्का बनवा रहा है, उसमें अलग अलग चीजें डलवा रहा है, महंगी महंगी चीजें उस पर परत चढ़वा रहा है, चाहे वो सिल्वर हो, चांदी हो, चाहे वो गोल्ड हो, यानी कि सोना हो, इन सारी चीजों की परत और धड़ल्ले से ये सारा कुछ निर्मित हो रहा है, बन रहा है, और वो उसके खजाने में डाला जा रहा है, रखा जा रहा है। लेकिन ये सारे चीजों में वो यह भूल जाता है या फिर यह नहीं कर पाता है करना क्या, तो वो चेक नहीं कर पाता है कि ये सारी चीजें जो है वो सही तरीके से चल रही है नहीं चल रही है, क्योंकि इन सारी चीजों में बहुत सारा घपला या फिर कहें तो बहुत सारा आर्थिक गड़बड़ी जो है वो होता है। जो वो सिक्के बना रहे होते हैं वहां पर बहुत सारा आर्थिक गड़बड़ी जो है वो कर दिया जाता है, यानी कि बहुत सारे फॉर्जरी के केस आ जाते हैं। द वैल्यू ऑफ न्यू कॉइन फेल डाउन, और जिसके कारण से जो नए जो सिक्के बन रहे थे उसका जो वैल्यू है, उसका जो वैल्यू है, यानी कि उसका जो भाव है वो गिर जाता है। यानी कि जो नए सिक्के के जो भाव रहने चाहिए वो सारा कुछ गिर जाता है, क्योंकि यहाँ पर तो सारी चीजों में मिलावट और कटौती हो रही होती है जो उसको पता ही नहीं होता है। सुल्तान हैड टू विड्रॉ कॉइन, इसके बाद सुल्तान ने अपने कॉइन को विड्रॉ कर लिया, यानी कि वापस ले लिया, रोक दिया वहीं पर। कौन? तो यही तुगलक। आगे यह जो चित्र है यह फिरोजाबाद का है, और यह चित्र आप इस स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से देख सकते हैं, और यह आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं पारस प्रकाशन के। आगे लिखा हुआ है मोहम्मद तुगलक के बारे में लिखा हुआ है कि मोहम्मद तुगलक इंक्रीज्ड द लैंड रेवेन्यू इन गैंगेटिक डॉब। ये जो गैंगेटिक डॉब का जो क्षेत्र था, यहां पर ये जो मोहम्मद तुगलक था वो वहां पर लैंड रेवेन्यू को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है, यानी कि जमीन से जो पैसे मिलते हैं उसका जो ये पैसा जो है वहां से जो जमीन से लेने वाला जो पैसा है उसका जो ये रेट है बढ़ा देता है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, इट वाज द ईयर ऑफ फेमाइन, यह जो साल होता है वो आपात का होता है, यानी कि यहाँ पर अकाल वाला जो काल है वो आ जाता है, और इसने वहां पर रेट बढ़ा दिया जमीन का, वहां पर जो रेवेन्यू लेने का जो रेट था वो रेवेन्यू इसने ज्यादा कर दिया। और दुर्भाग्यवश क्या होता है कि चूंकि यह कोस्टल एरिया हुआ करता है, तटीय एरिया है, और यहाँ पर फेमाइन यानी कि आपदा आ जाता है, आफत आ जाता है, आपातकाल हो जाता है, जिसके कारण से इसको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। टैक्सेज वेयर इंक्रीज टू
इंक्रीज्ड टू पे द स्टैंडिंग आर्मी। टैक्सेज को जो कर था वो इसलिए इंक्रीज किया गया, या फिर मुख्य एक कारण यह भी था उसको बढ़ाने का, कर को बढ़ाने का, ताकि जो स्टैंडिंग आर्मी जो सैन्य बल है उसको पैसा दिया जा सके। पीजेंट्स फ्लेड द विलेजेस, ये जो पीजेंट से ये जो किसान थे जिनको लैंड रेवेन्यू वगैरह देना पड़ता था, वो सारे लोग जो हैं बहुत ज्यादा नुकसान में चले गए और वो लोग भी गांव छोड़ छोड़ के इधर उधर जाने लगे। द सुल्तान हैड टू प्रोवाइड 6 month सप्लाईज फ्रॉम द रॉयल ग्रेनरी एट चीप रेट। अब चूंकि यहाँ पर आपात आ गया, महामारी आ गया, तो अब यहाँ पर जो किसान थे उन लोगों को दिक्कत हो गया। तो ये जो सुल्तान था यानी कि मोहम्मद तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक था, इसने 6 महीने का यानी कि अगले 6 महीने का जो सप्लाई है खाने पीने का, वो धान अनाज इन सारे चीजों का, गेहूं का, वो सस्ते रेट पर प्रोवाइड किया। ही अरेंज लोन फॉर द कल्टीवेशन, इसने ऋण की भी व्यवस्था कर दी ताकि जो किसान है वो पैसा लेकर उनको पैसा मिले अपना कृषि करने का, कटाई बुआई करने का। दिस एक्सपेरिमेंट शोज हिज इनएक्सपीरियंस एंड हैस्टी एटीट्यूड, और ये सब जो एक्सपेरिमेंट था मोहम्मद बिन तुगलक का, यह बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो परिपक्व राजा नहीं था, अपरिपक्व था, यानी कि इमैच्योर था, और वो जैसे तैसे अपने तरीके से चला रहा था, जब जैसा दिख जा रहा था उसके तरीके से अपने निर्णय को बदल ले रहा था। कहीं पर लैंड रेवेन्यू को बढ़ा दिया, कहीं पर सिक्का बनवा रहा है, कहीं पर राजधानी बदल दिया, वहां पर हजारों लोग की मृत्यु हो गई, फिर उसको मन नहीं लगा नए राजधानी में तो फिर वापस घर वापसी करके वहां चला जाता है, फिर नया नया सिक्का बनवा रहा है, उसमें चांदी लगवा रहा है, उसमें सोना लगवा रहा है, उसमें ये लगवा रहा है, वो लगवा रहा है, कुछ नियंत्रण में है नहीं, वहां पर आर्थिक रूप से पूरा बेईमानी हो रहा है, फिर वो उसको रोक दे रहा है, यानी कि सिक्का बनना रोक दे रहा है, फिर वो क्या कर रहा है, लैंड रेवेन्यू को बढ़ा दे रहा है, फिर वहां पर दुर्भाग्यवश प्राकृतिक रूप से क्या होता है, तो वहां पर फैमाइन यानी कि आपात आ जाता है, वहां पर अलग तरीके से नुकसान हो जाता है इसको। फिर ये क्या करता है, तो वहां के किसानों को अगले 6 महीने के लिए अपने खजाने में से सस्ते रेट पर, सस्ते भाव पर वो धान गेहूं वगैरह जो अलग अलग अनाज है वो सब देता है, लोन की व्यवस्था कर देता है उन लोगों के लिए, किसानों के लिए, ताकि वो अपना कृषि करते रहे। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यह बताता है यह व्यक्ति जो था मोहम्मद बिन तुगलक जो था वह अपरिपक्व था, एक्सपीरियंस की कमी थी, यानी कि अनुभव का कमी था, अनुभवहीन व्यक्ति था, सही तरीके से इसको शासन चलाने आता नहीं था, जैसा दिखता था वैसे ये अपने आप को बदल लेता था। फिरोज शाह तुगलक, अनदर रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, इज नोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल, हॉस्पिटल, सराय, न्यू सिटीज इटीसी। अगला जो एक और तुगलक डायनेस्टी का एक और शासक जिसका नाम फिरोज शाह तुगलक था, फिरोज शाह तुगलक ने भी अपने साम्राज्य, अपने शासन काल में अलग अलग अस्पताल हो या फिर सराय जहां पर सब्जी या फिर अलग अलग चीजों को रखकर बेचा जाता है, मंदी वगैरह ये सारा कुछ, और नए नए शहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में भी करवाया था। यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने, जो कि एक तुगलक डायनेस्टी का, तुगलक वंश, तुगलक साम्राज्य का एक और शासक था, उसने अपने शासनकाल में अलग अलग नहर बनवाए, अलग अलग शहर बनवाए, अलग अलग अस्पताल बनाए, अलग अलग सराय वगैरह बनाए। अब हम लोग बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन अंडर खिलजी एंड तुगलक। खिलजी वंश और तुगलक वंश, इन दोनों के तहत जो प्रशासन था वो कैसे चला करता था, अब उसकी बात करेंगे। हम लोग हैं पृष्ठ संख्या 75 पर, लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन अंडर खिलजी एंड तुगलक। अ किंग अलोन कैन नॉट रन द होल एडमिनिस्ट्रेशन, एक राजा खुद पूरे एडमिनिस्ट्रेशन, पूरे प्रशासन को नहीं चला सकता है, पूरा प्रशासन नहीं कर सकता है। ही नीडेड स्ट्रॉन्ग, रिलायबल एंड लॉयल एडमिनिस्ट्रेटर, उसको एक मजबूत और भरोसेमंद एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत पड़ती है, प्रशासक की जरूरत पड़ती है जो उसका भरोसेमंद हो और मजबूत हो। ही दे अर्ली यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको द पढ़ेंगे। The early Delhi sultans appointed their special slave called बंदागन पर्सियन। जो अर्ली दिल्ली सल्तनत, जो शुरुआत के जो दिल्ली के सुल्तान थे, वो एक स्पेशल स्लेव यानी कि अपने गुलाम को
वहां पर चिन्हित करके रखते थे, जिसको ये बांदगान या फिर पर्सियन कहते, जो पर्सियन हुआ करते थे बांदगान। दे वेयर ट्रेंड फॉर मिलिट्री, इन लोगों को मिलिट्री यानी कि सैन्य कार्यों के लिए भी प्रशिक्षित किया जाता था। दे डिड नॉट बिलोंग टू हाई पोस्ट, इन लोगों को कोई बड़ा पद नहीं दिया जाता था और ये ना कोई बड़े पद से होते थे। इवन खिलजी एंड तुगलक कंटिन्यू टू ट्रस्ट द बांदगान एज दे वेयर लॉयल टू द किंग एंड वेयर नॉट इन द रेस फॉर पावर। और जैसा कि शुरुआत वाले यानी कि गुलाम वंश वाले जैसा बांदगान का कंसेप्ट लेकर आए थे, आगे के वंश यानी कि खिलजी और तुगलक ने भी इन सारे चीजों को आगे बढ़ाया, क्योंकि ये सब जो थे ये लॉयल थे, भरोसेमंद थे और ये कोई ज्यादा वो सत्ता की चाहत वाले नहीं थे कि अपने राजा पर ही प्रहार कर देंगे, राजा के पीठ पे ही छुरा घोंप देंगे, ये सारी चीजें नहीं थी। ट्रस्टेड व्यक्ति थे। स्लेव डायनेस्टी में ये लोग काम किए, जिसका एक उदाहरण इन लोगों को दिखा कि ये लोग ट्रस्टेड थे, उस समय भी इन लोगों ने कुछ बुरा नहीं किया अपने राजाओं के साथ। तो ये स्लेव के बाद वाले जो आए, चाहे वो खिलजी हो चाहे वो तुगलक हो, उन लोगों ने भी इन्हीं को इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाया, क्योंकि ये सब को ना कोई सत्ता की चाहत थी ना कुछ थी, काम करते थे, अच्छा एम्प्लॉय थे, अच्छे तरीके से काम करते थे, ज्यादा पीठ में छुरा घोंपने का कार्य नहीं करते थे। जैसा बहुत सारे यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कोई भतीजा अपने चाचा को मार गया, तो कोई हम लोगों ने मुगलों में देखा था कि कोई बेटा अपने बाप को मार जाता है, तो कोई अपने भाई को धोखा देकर अपना सत्ता कब्जा कर लेता है। ये सारी चीजें यहाँ पर नहीं थी। तो ये सारी चीज जो है वो स्लेव के बाद, स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश, मामलुक वंश के बाद खिलजी वंश और तुगलक वंश में भी आगे बढ़ता गया। Though the officer of the high family did not like the favor shown by king toward the low family slave, हालांकि वैसे ऑफिसर, वैसे अधिकारी जो उच्च फैमिली बैकग्राउंड के थे, उच्च फैमिली का मतलब यहाँ पर ये हुआ कोई उच्च और नीच नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर हाई फैमिली का मतलब हो गया जो आर्थिक रूप से मजबूत थे और पद वगैरह जो है वो थोड़ा सा अच्छा पद था। पद भी कोई अच्छा या बुरा नहीं होता, हर कार्य एक समान होता है, लेकिन हाँ सामाजिक रूप से थोड़ा सा वो तथाकथित जो प्रतिष्ठा है, जो सो कॉल्ड जो ऑनर है वो मिल जाता है, इसलिए लोग अपने आप को बड़ा और मानने लगते हैं, दूसरे को छोटा मानने लगते हैं। तो वो ही सारी कंसेप्ट अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो जो बड़े फैमिली बैकग्राउंड के थे, जो ऑफिसर, जो बड़े अधिकारी थे, उन लोगों को ये सारी चीजें बुरी लगती थी कि एक राजा जो है वो लो फैमिली स्लेव को फेवर कर रहा है, यानी कि उसका समर्थन कर रहा है या फिर उसके आधार पर बढ़ रहा है, ये इन लोग की जलन हो या फिर जो भी हो, ये सारा कुछ हुआ करता था। तो ये हम लोगों ने देखा एडमिनिस्ट्रेशन अंडर खिलजी एंड तुगलक। और भी बात करेंगे इसी एडमिनिस्ट्रेशन अंडर खिलजी एंड तुगलक की, लेकिन वो सारी बातें जो होंगी वो अगली कक्षा में होगी। इस कक्षा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं अगली कक्षा में।